बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं मिर्ज़ा एहतिशामुल्लाह। प्रोग्राम सियासत और सच के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान में सियासत क्या की जा रही है और किस पर की जा रही है और इस पर सच क्या है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो मेहमानान गिरामी हैं, सबसे पहले उनका तारुफ आपको करवाते चलें। जो पैनलिस्ट हमारे पास आज मौजूद हैं हमारे साथ, अनीक ज़फ़र साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आदिल निज़ामी साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और इब्राहीम बेग साहब हमारे साथ होंगे। तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। अच्छा जनाब, सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं मुल्क की सूरत हाल की। तो कुछ सियासी सूरत हाल पर अगर नज़र डालें तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात में पीटीआई को बैरूनी मदद हासिल थी, लेकिन इसकी वजाहत अभी होना बाकी है कि किस किस्म की या किस की तरफ से बैरूनी मदद हासिल थी। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जो ये जलसा पीटीआई करने जा रही थी, इस जलसे से सियासी तौर पर अफरा तफरी पैदा करना उनका मकसद था। अच्छा, दूसरी जानिब जनाब, पाकिस्तान में पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक आई, और अब से कुछ ही अरसे पहले, और फिर उसके बाद अब अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च कर दी गई है। लेकिन चेहरे वही पुराने हैं और पार्टियां नई हैं। और इसी हवाले से अताउल्लाह अतारा साहब ने भी कहा है कि अरबोंपति सरमायाकारों के इकट्ठ में पुरानी टेप ही चलाई गई है। तो पाकिस्तान के अवाम कब तक बेवकूफ़ बनते रहेंगे, और क्या अब इनमें इतनी सकत बाकी है कि वो इसी तरह से इसी किस्म की जो कोशिशें हैं उन्हें कामयाब होने दें, या फिर वो अपने वोट की ताकत से और अपनी पर्सनैलिटी की ताकत से, अपने इल्म की ताकत से इसे रद्द कर सकते हैं या मुस्तरद कर सकते हैं। तो जनाब, कुछ बात करेंगे केपीके की। परवेज़ खटक साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि अली अमीन बढ़ के मारते रहते हैं, क्योंकि अली अमीन ने कहा था कि पराठे भी नहीं मिलेंगे और फलां फलां चीज़ें भी नहीं मिलेंगी। अच्छा जनाब, कुछ पीटीआई की सूरत हाल की बात करें तो पीटीआई के हवाले से जनाब, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब के घर पर पंजाब पुलिस ने छापा मारा, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। लेकिन बानी पीटीआई की उमर अयूब को बतौर सेक्रेटरी जनरल जिम्मेदारियां जारी रखने की हिदायत सामने आई है। वो नहीं चाहते कि अभी ये ओहदा वो छोड़ें, या तो उनके पास मुनासिब इस हवाले से कोई शख्सियत मौजूद नहीं है, या फिर वो इन्हीं से कोई काम लेना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने एक अहम दौरा किया है और बंदरगाहों में जदीद निज़ाम से अरबों डॉलर का ज़रिए मुबादला हासिल हो सकता है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। लेकिन ये देर आयत दुरुस्त आयत है, या फिर इस पर प्लानिंग थी, इस पर भी सेरासिल गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पोर्ट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारी एक्सपोर्ट्स में भी, इंपोर्ट्स में भी। पाकिस्तान के दुनिया से जो राब्ते हैं उसमें बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। किफ़ायत शारी प्लान का ऐलान किया है वज़ीर आज़म ने। कई अहम वजारतें और महकमे ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। साथ ही साथ बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ नवाज़ शरीफ की। वो कहते हैं कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। ये जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है, इस हवाले से गालिबन वो बात कर रहे हैं। इससे कबल हमने देखा कि ज़रब अज़ब भी हुआ और दीगर ऑपरेशन भी हुए और दहशत गर्दों की कमर तोड़ी जाती रही और उसके फ़ायदे भी हुए। बहरहाल जनाब, ये कुछ ओवरऑल सूरत हाल है। लेकिन अभी बेल आउट पैकेज पर भी बात हो रही है। वज़ीर ख़जाना ने बेल आउट साइकिल को तोड़ने के लिए टैक्सेस में इजाफा करने पर जोर दिया है, और बजट के हवाले से ताजरों की जो सिफारिशात हैं उन्हें भी देखने की बात की है। लेकिन सिर्फ बात की गई है या फिर इस पर अमल दरामद भी होगा, जो हमारा पुराना मुद्दा है और पुरानी हमारी एक बात है जो हम अक्सर अपने पैनलिस्ट से करते हैं। इब्राहीम बेग साहब, हम अक्सर बात करते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। तो अभी भी वही बात हो रही है। वज़ीर ख़जाना साहब कुछ बयानात दे रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब कुछ बयानात दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले हम राना सनाउल्लाह साहब के बयान से आते हैं। कुछ पॉलिटिकल जो बयानात सामने आ रहे हैं, काफ़ी बड़ा इल्ज़ाम लगाया है राना सनाउल्लाह ने, और क्या वो इसके सबूत भी फराहम कर पाएंगे और क्या सबूतों की ज़रूरत भी होगी। बहरहाल 9 मई के वाक़यात में वो कह रहे हैं कि पीटीआई को बैरूनी मदद हासिल थी। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बात यह है कि 9 मई का वाकया पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। ये कोई इतना प्लेजेंट वाकया नहीं था, यकीनन अनप्लेजेंट वाकया था। इससे पहले इस तरह के वाकया का पाकिस्तान में कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। और ये वाकया हुआ, इसको करने वाले भी या जिन पे इल्जाम है वो भी मानते हैं, और पूरा पाकिस्तान मानता है कि वहां पे ये चीजें हुई हैं। एक बात हो गई। ठीक। और सेकंड ये है कि पीटीआई के बहुत सारे लोग पकड़े गए, मौके से भी पकड़े गए, वीडियो से भी पकड़े गए, इन्वॉल्व भी थे, इंस्पेक्शन भी दे रहे थे। इसमें भी कोई डाउट की बात नहीं है। और उस वाकये के फौरन बाद इमरान खान साहब ने उसको बिल्कुल कंडेम, आपको याद होगा, कंडेम नहीं किया था। और इमरान खान साहब ने कहा था अगर आप इस तरह करेंगे, मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो इस तरह के वाकयात हो सकते हैं। तो इस बात की दलील है कि वाकया तो वहां से हुआ है। एक बात हो गया। दूसरा ये है
کہ باہر کے لوگ انوالو تھے یا نہیں تھے. آج تو آپ کہہ سکتے ہیں جب باہر سے اپیلیں آ رہی ہیں, موو چل رہی ہے یو کے میں, امریکہ میں, ہر جگہ پہ, آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو ڈائسپورا ہے یہ بھی انوالو ہو سکتا ہے, باہر کے لوگ بھی انوالو ہو سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے اجلاس کی بات بھی کی جاتی ہے, لیکن اس وقت کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو لوگ کو جوڑتے تھے فیض حمید کے ساتھ, کہ جب یہ واقعہ پلان فیض حمید کیا, کرایہ فیض حمید نے. فیض حمید بیسیکلی کمر توڑنا چاہ رہا تھا طاقتور لوگوں کا, اور ان کو شکست دینا چاہ رہا تھا, اور فتح یاب کرنا چاہ رہا تھا پی ٹی آئی کو, اور پی ٹی آئی کے ساتھ وہ اور اس کے ساتھی کھڑے تھے. اس طرح کے الزام تو لگتے رہے ہیں, لیکن باہر کی ڈائریکٹ اس کی بات نہیں ہوئی. اب رانا ثناءاللہ کی بات اگر آپ کریں گے تو رانا ثناءاللہ صاحب تو اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب تو اس کے نتیجے میں اقتدار میں آئے. رانا ثناءاللہ صاحب ان کی پارٹی, انہوں نے 1.5 سال حکومت اس سے پہلے کی, اور اس کے بعد اب بھی وہ تھوڑی سی سیٹوں کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑا اقتدار انجوائے کر رہے ہیں. پاکستان پورے میں حکومت ان کی ہے, اور وہ اس کے یقیناً پنجاب میں ان کی حکومت بن گئی, کیسے بھی بنی. اب بینیفیشری کا جو الزام ہے اس الزام کو اب وہ اس طرح سے ثابت نہیں ہوتا کہ میں کا بینیفیشری ہوں, پارٹی ہوں, میں خلاف ہوں اس پارٹی کے, میں اس کا ڈیڈلی اگینسٹ رہا, اس کا دشمن تھا اس پارٹی کے طور پہ, تو اس کے بعد الزام نہ ہو اور لوگ مان جائیں. اس طرح کی بات نہیں ہے میرے خیال میں کہ باہر سے اس وقت کیا مدد بھی نہیں. ابھی یقیناً پی ٹی آئی مل رہی باہر ٹھیک سے. ٹھیک, وی ہیو گاٹ یور پوائنٹ. ابراہیم بیگ صاحب, میں ذرا آگے چلوں گا. عادل نظامی صاحب, ایک تو یہ بھی بتائیے گا کہ جو سوال میں نے ابراہیم بیگ صاحب سے کیا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ مطلب کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس وقت, ٹائمنگ کی بھی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے, اس وقت وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے عادل نظامی صاحب انہوں نے بات کی ہے کہ وہ افراتفری کے لیے جلسہ کرنا چاہ رہے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف بڑی سیاسی جماعت ہے, بڑی پولیٹیکل اینٹی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں سے پہلے اس کے بعد کے جو معاملات ہیں اس طرح سے کبھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت نہیں مل رہی. اور ابھی کل بھی جو جلسہ ہونا تھا وہ نہیں ہو پایا. اس میں آپ کے سامنے جو صورتحال ہے جس طرح سے اس کو روکا گیا. اب ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی, اس کے لیے حالات یہاں پر جو ہے مطلب بہتر نہیں ہے ملک میں کہ وہ پالیٹکس کر سکے. اور جو ایک بیانیہ ہے ان کے قائد کا, وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خاصا مقبول ہو رہا ہے. پاکستان میں مطلب سیاسی جماعتیں بنتی ہیں, سیاسی لیڈر یہاں پہ بنتے ہیں, لیکن اتنی ان کے لیے ان کی فین فالوئنگ جو ہے وہ برقرار رہنا, مشکل ٹائم میں رہنا, یہ کریڈٹ ان کو جائے گا. باقی جس طرح آپ 9 مئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ 9 مئی بیرونی کوئی سازش تھی, تو رانا ثناءاللہ صاحب بڑے اہم پوزیشن پہ رہے ہیں. اس طرح ان کی جماعت کی حکومت ہے, وہ وزیر اعظم کے سیاسی امور کے حوالے سے مشیر ہیں. اب یہ ہوا میں باتیں نہ کریں کہ وہ فلانی جگہ سے سازش ہو گئی تھی, فلانا ایسے ہو گیا تھا. آپ کوئی سالڈ پروف دے کر بات کریں. وزیر داخلہ رہ چکے ہیں آپ, تو آپ کو تو پتا ہوگا ساری صورتحال کا. اگر ایسی چیز ہے تو سالڈ پروف لے کر آئے نا. اگر تو کوئی قومی سلامتی کے معاملات سے لے کر ملک کے اندر جو حالات کشیدہ کرنے کے لیے کچھ ایسا ہوا تو پروف لے کر آئے. ابھی 1 سال ہو گیا ہے جو عدالتوں میں کیسز جو ہے وہ زیر سماعت ہیں, ابھی تک کوئی کنکریٹ وہاں سے معاملات کیا ہے. ہم نے دیکھا جو لوگ ملوث بھی ہیں, کیونکہ اسے 9 بلا شبہ ہوا, جتنی اس کی مذمت کی جائے کام ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ملتا جو لوگ اس میں ملوث سے سزا دیں, کورٹ کے ذریعے سزا دیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کوئی مذاق بنا ہوا ہے, ایک عدالت سے بری ہوتے ہیں یا وہاں سے ضمانت ملتی ہے, دوسرا کیس ایک شہر کی پولیس پھر دوسرے شہر کی پولیس, تو وہ معاملہ جو ہے کم از کم وہاں عدالتی سطح میں جا کے ساری چیزیں بتائیں نا, جو پروف ہے وہاں جا کے پیش کرتا کہ تو سزائے نہیں, معاملہ ختم ہو. کیونکہ جو ایک پولیٹیکل انریسٹ ہے انہوں میں کے واقعات کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں خاصا جو بڑھتا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. تو اس کو کہیں نہ کہیں نکر تو اس سے لگنا ہے, نہ کہیں نہ کہیں کنارے تو اس سے لگنا ہے. وہ کیسے لگے گا, آپ عدالتوں سے سزائیں دے دیں, اور تاکہ جو کارکن ہے ان کو بھی پتا ہو, عالمی دنیا کو بھی پتا ہو کہ ہاں جی یہ کلپٹ تھے, یہ سازش ہوئی, یہاں سے ان کے سہولت کار تھے, وہاں سے ڈوریں چل رہی تھی, تاکہ معاملہ ختم ہو. لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو معاملات ہیں وہ لنگر ہو رہے ہیں, عدالتوں میں سزائیں نہیں مل رہی, جس کے نتیجہ یہ ہے کہ امریکی کانگریس بھی قرارداد منظور کر رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونائیٹڈ نیشن جو ہیومن رائٹ کے حوالے سے ورکنگ گروپ ہے وہ بھی اپنی قانونی رائے دے رہا ہے. اس کا ڈیفینیٹلی پریشر, یہ کوئی پاکستان کی پنجاب اسمبلی کی قرارداد تو نہیں ہے, نہیں, امریکی کانگریس کی قرارداد ہے. جتنا مرضی بولنے کے لیے کوئی نہیں فرق پڑتا. ڈیفینیٹلی جو دونوں کنٹریز کے جو تعلقات ہیں اس پہ فرق نہیں پڑے گا, لیکن آگے فیوچر میں کبھی آپ کوئی ایڈ لینے جائیں گے, یہاں پہ کوئی مختلف جو کنٹری ٹو کنٹری معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پارلیمان اتنی مضبوط ہے تو وہاں پہ آپ کو ڈیفینیٹلی پھر مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. اب رانا صاحب ایک بڑی شخصیت ہے, ان کی جو بات کی حکومت ہے, پروف دے رہے ہیں نا, چلیں یہی جو پروف ہے
जाके कोर्ट में दे दे, सुप्रीम कोर्ट में जाके जमा करवा दे, कोई हुकूमत अपनी तौर पे कोई बड़ा केस 9 मई के वाकयात को सबको मिलाकर सारे सबूत इकट्ठे करके जाके चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने जाके रखते कि जी ये सबूत है, आप इस जमात को भी बैन करते हैं, इसके लीडर को भी जो सजा बनती है वो देते। तो ये हमारी बातें हैं, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग जो सियासी बयान है ये वो है, इसकी वजह से मुकद कोई नहीं है। अब जो हुकूमत के लिए आप देख रहे हैं कि प्रेशर था वो आलमी सतह पर बना हुआ है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। अभी मैं क्रिकेट मैच देखने गया अमेरिका, तो वहां पे मैंने देखा कि हर चौथे बंदे के हाथ में एक शख्सियत की तस्वीर है, हर मतलब वहां पे है जहाज के जरिए कौन से बैनर वहां पे घूम रहे। तो डेफिनेटली प्रेशर है, कोई माने ना माने लेकिन ये प्रेशर है। तो लेकिन इसका जो गवर्नमेंट की सजा में जो होना चाहिए वो ये है कि केसेस को खत्म करें, खत्म इस तरह करें कि जो कल्प्रिट है उसको सजा दे दे, जो नहीं है कल्प्रिट उसको बाहर आने दे, ताकि जो एक पॉलिटिकल टेम्परेचर है कंट्री का, जिसकी वजह से काम पाकिस्तानी आप मैं बिजली से गैस के बिलों से लोग जो परेशान हैं, जो बेरोजगारी है, गुर्बत है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ड्रेनेज हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, मुल्क के बारे में जो एक हम देख लेते तमाशा बन गया वो खत्म। आते हैं इस तरफ भी आते हैं आदिल निज़ाम साहब, वी हैव गॉट योर पॉइंट, लेकिन सवाल अभी वहीं पर है कि ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अनीक ज़फ़र साहब, क्या लगता है आपको इस वक्त क्या वजह थी ये 9 मई के वाक़यात को सामने लाने की? कोई इशारा दिया जा रहा है राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से? शुक्रिया। आपका सवाल ये है कि क्या कोई ख़ास टाइमिंग है और इस वक्त ये बात करने की क्या वजह है। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब के बारे में हम जानते हैं कि वो अक्सर ऐसी थोड़ी सी हल्की सी कंट्रोवर्सी छेड़ने की कोशिश करते हैं अपने हर इंटरव्यू में, और ये भी एक उस प्लान का हिस्सा है जो कि मौजूदा हुकूमत और मुक़्तदरा मुसलसल इस बात पर मुसर हैं कि पीटीआई और उसकी लीडरशिप जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा एक बहुत ही बड़ा सानहा सर अंजाम दिया 9 मई को। इससे कोई इख्तलाफ नहीं है कि 9 मई एक बहुत बड़ा वाक़या था। पाकिस्तान में इस तरह कभी फ़ौजी तनसीबात को निशाना हजूम ने नहीं बनाया जिस तरह उस वक्त हुआ। लेकिन सवाल वही है कि क्या अभी तक प्रोसिक्यूशन के लेवल पर, गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर या कोर्ट्स में कहीं हमने कोई एविडेंस देखी है? कोई एविडेंस अभी तक नहीं पेश कर सके। राना सनाउल्लाह साहब को भी चाहिए और जो ये केसेस बनाए जा रहे हैं उसमें भी चाहिए कि जो भी हकायक हैं, जो भी कुछ है उसको सामने लाया जाए। वो कौन सी बैरूनी कुव्वतें थी जिनकी मदद हासिल थी पीटीआई को। मैं यहाँ पे वाज़ेह करूँ कि मैं पीटीआई की सियासत का हामी कतन नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ये रवाज अब ख़त्म होना चाहिए कि आप कोई भी इल्ज़ाम कहीं पे भी बैठ के लगा दें। जहाँ तक बात है कि जी अब आगे क्या देख रहे हैं हम, वो यही है कि जी अभी तक तो जो मुझे नज़र आता है वो यही है कि पीटीआई और इमरान खान को फ़िलहाल कोई पॉलिटिकल स्पेस मिलने का इम्कान नहीं है, कोई फ्री पॉलिटिकल स्पेस मिलने का इम्कान नहीं है। उसमें उनकी अपनी जो सियासत और अपना तरीक़ाकार है उसका भी एक इशू है। वो भी प्रॉपर एंगेजमेंट कभी भी नहीं कर पाए हैं, और वो भी सोशल मीडिया के प्रेशर में या पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए बहुत सी सारी बातें ऐसी कर देते हैं। कभी अली अमीन साहब उठेंगे, कभी कोई उठेगा, ऐसी बातें कर देंगे जिससे जो आम लोग हैं वो भी सोचते हैं कि इनके साथ अगर बात की जाए तो किस हवाले से बात की जाए। तो अगर उन्होंने हुकूमत से बात करनी है या मुक़्तदर से बात करनी है तो उसके लिए एक मुख्तलिफ सियासी हिकमत अमली दरकार होगी। जो उनकी मौजूदा हिकमत अमली है उसमें तो मुझे इम्कान कम नज़र आता है। ठीक, इम्कान कम नज़र आता है। मौजूदा हिकमत अमली पीटीआई की वो नहीं है जो होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो डिफरेंसेस हैं या वो क्रिएट हुए हैं या फिर जो बैरियर्स हैं वो बने पड़े हैं। तो बहरहाल अब कोशिश करनी चाहिए तमाम पार्टीज़ को कि वो पाकिस्तान को फ़र्स्ट रखते हुए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की आवाम को फ़र्स्ट रखते हुए ऐसे फ़ैसले लें जिससे पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के जो सोशल सिस्टम है और जो दुनिया से ताल्लुक़ात हैं वो सही तौर पर चलते रहें। इसी हवाले से और दीगर जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं पाकिस्तान में, उस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। सियासत में सच कितना है, सियासत और सच में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मामलात हैं वो काफ़ी उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने राना सनाउल्लाह साहब के बयान पर बात की और कुछ जो ओवरऑल सिचुएशन है उस पर बात की अपने मेहमान ग्रामी से। इब्राहिम बेग साहब, अरबों पति सरमायाकारों के इकट्ठ में पुरानी टेप चलाई गई,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग होती थी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई और अब से कुछ अरसे पहले हमने देखा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आई और अब अवाम पाकिस्तान पार्टी आ गई है। तो ये जो पार्टीज़ बनाई जा रही हैं, अवाम कब तक इनसे बेवकूफ़ बनती रहेंगी और क्या इनमें मज़ीद सकत है कि वो बेवकूफ़ बन पाएँ जो हालात हैं? देखिए, बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज का काम दुनिया जहान में लोगों को मुसीबतों से निकालना है, लोगों को गाइड करना है, लोगों को एजुकेट करना है पॉलिटिकली, लोगों को बताना है उनके राइट्स क्या हैं, फिर इक़्तिदार में आके उनको राइट्स दिलवाने हैं। यहाँ पे बड़े अफसोस की बात है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारा बैकग्राउंड है, उसके इल्ज़ामात यकीनन बहुत सारे मार्शल लॉज पर भी लगाए जा सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट पे लगाए जा सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज पे भी लगाए जा सकते हैं। इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टीज का अपना रोल वक्त के साथ साथ आप देख रहे हैं कि कंप्रोमाइज होता गया। पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई, ये बजाते खुद नून जो है, ये पार्टी कहाँ से निकली? इस पार्टी को बनाया गया और हमारी आंखों के सामने बनाया गया और जुनेजो को इससे निकाला गया। फिर पहले जुनेजो वाली पार्टी लाई गई पीर पगाड़े के थ्रू, फिर उसके बाद जुनेजो को अल्टीमेटली इख्तलाफात शुरू हो गए जियाउल हक के साथ, तो उसने जुनेजो को यहाँ से पार्टी से निकाला और नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे लेकर आए। ये पार्टी भी हमारी आंखों के सामने बनी और उसके बाद बहुत सारी पार्टियां बनी, बहुत सारी पार्टियां चली गई, लेकिन पार्टीज का रोल कोई पार्टी प्ले नहीं कर रही। आज जो इख्तिदार में हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उनसे पूछे वो क्या कर रही है, जो अपोजिशन में है वो क्या कर रही है। अपोजिशन वाले आपको कहीं नजर आते हैं कि वो लोगों के हकूक की बात करें? इमरान खान साहब को बाहर आने की बातें करते हैं, आप करें भाई। इमरान खान साहब यकीनन उनको गलत पकड़ा गया होगा, आपकी बात मान लेते हैं हम, उनके खिलाफ अदालतों में केसेस हैं, वहां से उनको रिलीफ मिल जाएगा, आप उनकी बात जरूर करें, लेकिन आपके पास तो पूरा डाटा, पूरी ग्रामर, पूरा पहाड़ा होना चाहिए लोगों के मसाइल का। इस वक्त तो लोग घिरे हुए हैं मसाइल से। आप देख रहे हैं जिस तरह का बजट आया है, ये हुकूमत लाई है, वो बजट एक किलिंग बजट है। वो खुद कहते हैं कि IMF का बजट है, लेकिन मैं कहता हूं सिर्फ IMF का बजट नहीं है, इसके साथ ताकतवर लोगों ने अपनी जो इनपुट दी है, जो अपने आप को बचाया है, बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे वो DHAs हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के बड़े टाइकून्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो फोर्सेस के लोग हैं। इब्राहिम बेग साहब, बड़ी अच्छी इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़ी मुनासिब सी, जो इंटरमीडियरीज हैं। जी प्लीज। तो ये देखें, ये खालिस्तान IMF का भी बजट इसको नहीं कह सकते। यहाँ के भी जो बेनिफिशियरी हैं, जो मफाद परस्त हैं, जो माफियाज का लफ्ज बहुत सख्त हो जाएगा, जो फायदा उठा रहे हैं, उनको भी अकोमोडेट किया गया है। तो आप फिर अवाम का क्या करेंगे? अवाम, इसका मतलब है अवाम बेनिफिशियरी है, अवाम बहुत ज्यादा फायदे ले रहे थे, उनसे फायदे लेके आप उनको, भाई अवाम का तो ये आलम है कि वो बिजली का बिल पे नहीं कर सकते, अवाम का ये आलम है 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। गंदम का इतना बड़ा क्राइसिस इस गवर्नमेंट ने क्रिएट किया, आपके सामने है, जुल्म हो गया है फार्मर्स के साथ बहुत बड़ा, जो अगली 2-3 फसलों तक वो रिकवर नहीं हो सकेगा। और उसके बाद आप बजट का ये आलम है, आप खुद रोजाना कहते हैं भाई, एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए इंटीरियर मिनिस्टर हो, आप कहते हैं कि इवन जो बिलिंग है बिजली की वो गलत हो रही है लोगों को, यानी जिसका 199 होगा यूनिट, उसको 201 करके उसका 8-9 हजार 10 हजार बिल आ जाएगा। ये आ रहा है बाकायदा। डिस्कोर्स को, इब्राहिम साहब, डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज करने की बात की थी वजीर खजाना ने, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। वो सिर्फ बजट तकरीर थी क्या? नहीं, मैं कहता हूं कि आपको आउट ऑफ बॉक्स, अच्छी बात है, आउट ऑफ बॉक्स आप बातें कर रहे हैं, हुकूमत से कहें, आप बातें कर रहे हैं, आप इस पे अमल करें, आप इस पे अमल करें, बड़ी दयानतदारी के साथ अमल करें, आप इसको उसके रूह के मुताबिक उस पर अमल करें। टाइम थोड़ा सा जरूर लग जाएगा, लेकिन इस ट्रैक को छोड़े ना। लेकिन बजट में मैंने देखा है कि उन्होंने इस ट्रैक को छोड़ दिया है। उन्होंने टैक्स का दायरा बढ़ाने की बजाय जो ऑलरेडी लोग टैक्स दे रहे हैं उनको बोझ के तले दे दिया है, वजन के तले आपने दे दिया है, आपने अंडर बर्डन कर दिया उन सब लोगों को। उसके बाद आपने डायरेक्ट टैक्सेस आपको लगाने चाहिए थे, आपने इन डायरेक्ट टैक्सेस की भरमार कर दी है, मजीद हो गया तो GST बढ़ाए समायत। आप, इसका मतलब ये हुआ कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक चौकीदार जो 10,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, वो भी
एक टेबलेट की पैसे वही दे रहा है, एक सिगरेट की डब्बी के या कुछ और चीज खरीद रहा है, उसके वही पैसे उस पर टैक्स दे रहा है जो एक अरबपति दे रहा है। भाई आप डायरेक्ट टैक्स पे लगाएं, जो जितना कमा रहा है उतना टैक्स देगा तो गरीब को रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल। आप अगर एक ही पैमाना रखेंगे, एक ही पहाड़ आप बोलना शुरू कर देंगे, ये तो कोई आउट ऑफ बॉक्स चलेगा। इस गवर्नमेंट को हम मशवरा देते हैं कि आप बजाय इसके कि इमरान साहब के पीछे पड़े, खुदा के लिए बजाय इसके कि आप रोजाना उनके खिलाफ 9 मई के वाकयात निकाल के लिए आए, आप लोगों को रिलीफ दें। 1.5 साल पहले आप हुकूमत में रहे, अभी दोबारा आप हुकूमत में जैसे तैसे आ चुके हैं, लोगों को रिलीफ दें, अपने आप को लीगलाइज करें। आप लीगलाइज नहीं है, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनलाइज है। इब्राहिम बेग साहब, या तो वो पुराने जो फॉर्म 45 वाला मामला है, वो फॉर्म 45 के हिसाब से मामला हल होंगे, या फिर नए इंतखाबात होंगे। नए इंतखाबात होंगे तो फिर वही आवाम के टैक्सेस का पैसा उड़ाया जाएगा। आदिल निज़ामी साहब, क्या देख रहे हैं? किफ़ायत शौरी प्लान की भी बात की जा रही है, और ये जो अवाम पाकिस्तान पार्टी आई है, इस पर भी मुख्तसरन बताइएगा। अवामी पाकिस्तान, इस्तेकाम पाकिस्तान, अवामी मुस्लिम लीग, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये पार्टीज बन जाती हैं टाइम के साथ साथ, लेकिन वोट बैंक कहाँ से आएगा? ये बड़ा एक्सपेरिमेंट अब पाकिस्तान में मतलब उस तरह से कामयाब नहीं है। आखिरी एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान तरीके साफ हो गया। अब एक्सपेरिमेंट के बाद अब जमात को डिफ्यूज करना बड़ा मुश्किल हुआ। मतलब नई जमात कैसे यहाँ पे बनेगी, जमात बन जाएगी, वोट बैंक कहाँ से आएगा? अब जितनी शख्सियात शामिल है इसमें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब है, मिफ्ता इस्माइल साहब है, ज़हीम कादरी है, जफर मिर्जा साहब हैं, मेहताब अब्बासी साहब हैं, इनमें से कोई एक शख्सियत भी ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान के किसी भी हल्के से, बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी मरीज से जाकर पेश कर लें आजाद से वो अपनी सीट नहीं निकाल सकते। तो ये इनकी पॉपुलैरिटी है। सेकेंडली, अब इनकी एक नया पाकिस्तान या अवाम की को मतलब याद आ गई है इस सियासी जमात को। अब ये मुख्तलिफ अदवार में किन किन पोजिशन पे रहे हैं, इनकी आप प्रोफाइल सबकी निकाल लें। अब मुफ्ता इस्माइल साहब, मिफ्ता साहब जो बात करते हैं इकॉनमी पे, आप वज़ीर खजाना रहे, उससे पहले भी तो उस जमात का हिस्सा थे जिसकी हुकूमत थी। इकोनॉमी के बारे में आप एडवाइस कर लेते हैं, आपने कुछ नहीं किया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उससे पहले कौन कौन सी वजारतों में रहे हैं, आप उस पर बात कर लेते। आप वजीर भी थे, और आपकी जो एयरलाइन है वो बड़े अच्छे से चल रही थी, पीआईए उस टाइम भी ठीक नहीं हो सकी। चले कोई एक तो इनमें से शख्सियत ऐसी हो जो सिर्फ एक बात गिनवा दे कि मैं अपनी फलानी मिनिस्ट्री मेरे पास थी और ये मैंने कारनामा सर अंजाम किया था, और ये देखिए जो मतलब यूनिक है या किस सिस्टम में बेहतर है। तो आप कुछ नहीं किया हुआ, तो ये भी अपनी सियासत करनी है ना इन्होंने, तो सियासत कर रहे हैं आवाम का नाम लेकर। स्टेज पे जितने लोग बैठे हों लाइन के साथ, सबकी आप शक्लें देखिए, उनकी सियासी प्रोफाइल निकालें, आपको पता चल जाएगा। बाकी जो आप बात कर रहे हैं इकोनॉमी को लेकर, देखिए एक आम आदमी यकीन करे, बाखुदा लोग रो रहे हैं बिजली के बिलों को लेकर, फ्री गैस के बिलों को लेकर। IMF ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप आवाम के ऊपर जाके अजाब डाल दें। IMF ये कह रहा है कि जो आपने 75 सालों से अजाब डाला हुआ है, आपने डाला हुआ है, पॉलिसी मेकर आप हैं, इस मुल्क का हर साल का बजट आप बनाते हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है। आदिल निज़ामी साहब, आई टोटली एग्री विद यू कि कसूर तो हमारा ही है, लेकिन जो बेल आउट पैकेज के हवाले से बात की जा रही है वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से, वो कह रहे हैं बेल आउट पैकेज से निकलने के लिए हम मजीद टैक्सेस लगा रहे हैं। तो बहाना तो कोई भी हो सकता है, इन टैक्सेस को रोकने के लिए करना क्या पड़ेगा आदिल साहब? भाई ये सिस्टम देखिए, इन टैक्सेस को रोकने के लिए बेल आउट पैकेज, पीडीए गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा हमने IMF के पास नहीं जाना, बाद में गए सख्त शराइत पर कर्जे लिए, ये गवर्नमेंट आई, अब 6 से 8 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज इस चक्कर में है, मतलब चले वो ले लेंगे। लेकिन इसके बाद सिर्फ IMF ने ये कह दिया है कि आप टैक्सेस आम आदमी पर लगाएं। गवर्नमेंट के अखराजात कितने कम हुए? कितने मिनिस्टर ऐसे जिनका प्रोटोकॉल, जिसके कॉन्वॉय में 5-6 गाड़ियां चलती थी, वो जनाब 1 गाड़ी या 2 गाड़ियां हो गई हो? कितने मिनिस्टर ऐसे हैं जिनकी जो अभी 4800 सीसी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, 1300 सीसी गाड़ी पे आ रहे हैं, वो भी गाड़ी अच्छी है, चलती है, भागती है, लाहौर इस्लामाबाद तक ले जाएगी, आपको कोई इशू नहीं है, 4 व्हीलर भी। तो मतलब कि आपने अपनी सतह पे क्या किया? कुछ भी नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर हाउस के मालियों की तादाद आ रही है कि इतने 100 माली प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के इतने अखराजात हैं। तो ये देख रहा है कि आप ये बताएं आपने यहाँ पे क्या कम किया? एक आम आदमी जो 25,000, 30,000, 20,000 कमा रहा है, उसके घर का बिल आपने जो है 15,000 भेज दिया, वो कहाँ से दे? बाखुदा मैंने प्रोग्राम किया, मेरे बड़े जो बोल रहा हूँ ना, ये लोगों के साथ मैंने बात की 2 दिन पहले, ये वो जज्बात है जो लोगों की तर्जुमानी कर, लोग रो रहे हैं, कसम खुदा के लोग रो रहे हैं। अब पता नहीं उनके क्या क्या हालात होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये लाइन लॉसेज है, आप अपनी जो है मैनेजमेंट पूरी नहीं कर पाए। जो सेटल्ड एरिया में लोग रह रहे हैं, सारा बर्डन उन पे पड़ डाला होगा। जाके ले आप केपीके के इलाकों से, केपीके हुकूमत वहाँ पे बिजली के लिए तो आ जाती है, चले वहां से कलेक्शन भी करके दें। बलोचिस्तान हुकूमत बिजली मांगते हैं, कलेक्शन भी करके दें। इंटीरियर सिंध है, आपका कराची है, भाई कलेक्शन भी तो करके दो ना, बिजली ले लो। लेकिन उसका बर्डन किस पे आ रहा है? एक सेटल्ड एरिया में, इस्लामाबाद में बैठा हुआ, इस्लामाबाद के मज़ाबाद में बैठा, लाहौर, मुल्तान के बड़े शहर है आपके, ये जो यहाँ सेटल्ड एरिया जहाँ पे हर बंदे ने बिल दे रहा है, नहीं देगा उसका बिल्डअप करके ले जाएंगे।
सारे बर्डन उसके ऊपर आया हुआ है। बिल्कुल, अपनी सारा का mentality सारा भी बोझ थोड़ा अवाम के बड़े कांधों पर है, जो और ये आज से नहीं है आदिल साहब, ये तो 75 साल से अवाम के कांधों पर ही है। बस फ़र्क ये है कि ये अब ज़रा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया और अवाम की कमर जो है वो टूटती हुई दिखाई दे रही है। अनीक ज़फ़र साहब से भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अनीक ज़फ़र साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ कि अवाम पर बोझ कुछ ज़्यादा ही होता जा रहा है, लेकिन बेल आउट पैकेज से जान छुड़ाने के लिए हमें मज़ीद टैक्सेस लगाने पड़ रहे हैं। कभी हमें अगला पैकेज जो आना होता है या लेना होता है मुल्क की तरक्की की खातिर, मुल्क के वसीतर मफाद में अवाम पर टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। तो अवाम कब तक इस अवाम पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान और दीगर पार्टियों के जो हमारे साथ ड्रामे लगाए जा रहे हैं, आम अल्फाज में कह लीजिए, इसमें कब तक आते रहेंगे? और ये जो टैक्सेस का नेट है, इसमें असल लोग कब आएंगे? क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो बात कर लें कि अवाम पाकिस्तान जो लॉन्च हुआ है, जो उन्होंने अपनी नई पार्टी का जो है कल ऐलान फॉर्मली कर दिया है और उसको लॉन्च कर दिया। यही तमाम बातें जो आप लोग कर रहे हैं, जो अवाम की मुश्किलात की बात है और ये सारे मसाइल हैं, इसके अंदर ये बात तो तय है कि वो नाकामियां हम सब की नाकामियां हैं, और ख़ास तौर पर हमारी क़यादत की नाकामियां हैं। वो एक पॉलिटिकल पार्टी की हो, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की हो, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी की हैं, वो मुक़्तदरा की हैं, वो सब लोगों की ही नाकामियां हैं जो हम आज देख रहे हैं, जिसके नतीजे में हमारा जो मुआशी बिगाड़ है इस मुल्क में, और मुआशी से भी बड़ा मैं समझता हूँ इस मुल्क में एक बहुत बड़ा समाजी बिगाड़ भी पैदा हो चुका है, जिसकी तरफ कम बात की जाती है और तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ मुआशी बिगाड़ की बात करते हैं। अब अगर दो चार लोग जो इस पार्टी के बदामुल महार हैं, अगर वो लोग जो हैं पहले भी हुकूमतों में रह चुके हैं और उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी या कोई अपने हुकूमतों के दौर में कोई ऐसी पॉलिसी दी थी जिसके नतीजे में कोई मुल्क में बेहतरी हुई थी, तो हमें तो आज तक वो तो पता नहीं है कि वो कौन सी पॉलिसी थी जिसकी वजह से मुल्क में बेहतरी थी। उनमें से कुछ लोग चंद मैनेजर हो सकते हैं, कुछ लोग अच्छे इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, कुछ लोगों को हेल्थ का सेहत के मामलात का बेहतर पता हो सकता है, पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम का ज़्यादा बेहतर पता हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप हुकूमत में आते हैं उस वक्त आपको काम करना पड़ता है एक सिस्टम के जरिए, और वो सिस्टम को कैसे तब्दील किया जाएगा। होता यह है कि तमाम लोग, जिस तरह हम पीटीआई के बारे में भी जानते हैं कि वो भी एक बहुत बड़ा नारा लेके आए थे कि वो निज़ाम को बदल देंगे, वो एक नया पाकिस्तान लेके आएंगे, लेकिन देखा हमने ये कि वो भी उसी निज़ाम के अंदर जकड़े गए और आखिर में वो भी उसी निज़ाम की तरह ही हुकूमत, उसी निज़ाम के तहत हुकूमत को चला रहे थे और वही वाले काम कर रहे थे जो बाकी हुकूमतें करती। अब अवाम पाकिस्तान क्या कर सकेगी, अभी तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वही वाली बात है कि इसके अंदर बहुत सारे लीडराने कराम हैं जो माजी में हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। लेकिन क्या इस पार्टी की बेस कभी कोई बन सकेगी? क्या ये एक पॉपुलर पार्टी बन सकेगी? इसके लिए हमें अभी बहुत वक्त इंतजार करना पड़ेगा। इलेक्शन अभी तो आ नहीं रहे कि हमें फौरी तौर पे पता लगे, लेकिन अवाम पाकिस्तान जो है उसके पास वक्त तो है। मैं ये जरूर समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जरूरत मौजूद है एक ऐसी पार्टी की जो आम आवाम की बात कर सके, लेकिन इसके ऊपर सवाल रहेगा कि क्या सरमायादारों की बनाई हुई एक पार्टी आवाम की बात करेगी Exactly. या वो भी सरमायादारी निजाम का ही तहफ़्फ़ुज़ करेगी। बिल्कुल अनीक ज़फ़र साहब, यही बात मैं करना चाह रहा था, आपने बिल्कुल बात बजा फरमाई है कि सिर्फ बात जो है वो तो सारी पार्टियां ही कर रही हैं, लेकिन काम आवाम के लिए कौन करेगा। हम आखिरी लम्हात में हैं, ज़रा मुख्तसरन चाहूँगा इब्राहिम बेग साहब, जो किफ़ायत शौरी प्लान बनाया गया है और जो दीगर फ़ैसले लिए जा रहे हैं पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए, जो अनीक ज़फ़र साहब ने पॉइंट उठाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम माशरती तौर पर जो हमारी नॉर्म्स हैं वो शायद डिस्टर्ब्ड हैं, जिसकी वजह से हम एक इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं ला पा रहे हैं। अगर वो सियासी की बात कर ली जाए तो माशी से वही मुंसलिक भी है। क्या कहेंगे इब्राहिम बेग साहब? नहीं, यकीनन हमारा जो जीवाल है वो मुआशरती तौर पे भी है, मुआशी तौर पे भी है, सियासी तौर पे भी है, समाजी तौर पे भी है, सकाफती तौर पे भी है। हर लिहाज से, कंडक्ट के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से भी हम बहुत पीछे चले गए हैं। कोई हाल नहीं है, हमारी सोसाइटी का बहुत बुरा हाल है। साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज्यादा हमारे बढ़ गए हैं। जाहिर है, रियासत जब फेल होना शुरू होती है तो उसके बाद उसके असरात माशरे में भी पड़ते हैं, इंडिविजुअल पे भी पड़ते हैं, इदारों पे भी पड़ते हैं।
وہ یہ نہیں ہوتا کہ ریاست تو ایک بڑی بلا چیز کا نام ہے, توپ چیز کا نام ہے, جس نے یہاں تو 25-30 کروڑ لوگوں کا گھر ہے وہ ریاست, اور 25-30 لوگوں کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا, اس کی ہیلتھ کا خیال رکھنا, ان کو ادارے دینا, ان کو اسٹریم لائن کرنا, ان سے کام لینا, ان کو دنیا میں مقابلے کے قابل بنانا. لیکن یہاں تو ہم پیچھے گئے ہیں, ہم تو بالکل ریورس گیئر ہم نے 75 سال میں لگایا ہے. ابھی اللہ نہ کرے تو ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم اکنامکلی ڈیفالٹ, یہ جو باتیں ہوتی ہے, ہم بالکل معاشرتی اور سماجی طور پہ ہمارا دیوالیہ نکل چکا ہے. اگر ہم اس کو دیکھنا شروع کر دیں سوسائٹی میں, یہ آپ کو کرائم, یہ آپ کو بالکل جس طرح کی صورتحال نظر آتی ہے, ظاہر ہے یہ سماجی اور معاشرتی ٹھیک, بگاڑ کی وجہ سے نظر آتی ہے. بالکل بالکل بیس ہمیں لائن اس ہے. کو ریاست کو آپ ٹھیک کرنا شروع ٹھیک. کریں گے تو ادارے ٹھیک ہوں گے, ادارے ٹھیک ہوں گے تو آگے جا کے لوگوں کو اور معاشرے میں کچھ چینج آئے گی. لیکن یہ بہت لمبا پروسیس ہے, ہم نے اس کو بہت جلدی خراب کیا ہے. آج اس کو ٹھیک کرنا شروع اچھا, کریں جلدی تو خراب نہیں کیا, بہت 75 سالوں میں ہوا ہے. ابراہیم بیگ صاحب 75 سالوں میں ہوا ہے, مختلف اس کے فیزز ہیں, اس پر ہم تفصیلاً ابھی بات نہیں کر سکتے, لیکن آپ حقیقت فرما رہے ہیں کہ یہی بیس ہے اور یہ بیس لائن ہے. اگر ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے تو مزید معاملات جو ہیں وہ بگڑیں گے نہیں, لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر انارکی اور کیاس پاکستان میں آ سکتا ہے, ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. اچھا جناب عادل نظامی صاحب, آپ کی طرف آئیں گے, ذرا مختصراً 2 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس, ذرا بتائیے گا کیا دیکھتے ہیں آپ معاشرتی اور سماجی جو معاملات ہیں اس کی بیس لائن علم ہے, ہمیں کیا دوبارہ سے سبق پڑھنا پڑے گا, وہ پھر سبق پڑھ؟ بھائی آپ کے مذہبی لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں, مفلسی یعنی کہ غربت ایمان کو کمزور کر دیتی ہے, یہ آپ کا مذہب کہتا ہے. جب ننگ ہوگی, افلاس ہوگی, لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو وہاں پہ کون سی نارمس, کون سی ویلیوز, کون سی اقدار رہ جائیں گی. اس ٹائم لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اس لیے جرائم بھی بڑھ رہا ہے. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے یہاں صورتحال ہے, معاشرتی جو بگاڑ ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہماری اکانومی ہے نا, یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. یہاں پہ انصاف کا نہ ہونا سب سے بڑی وجہ ہے. تو لوگ جب کچھ ہوگا ہی نہیں ان کے پاس تو اس طرح کی چیزیں کریں, کس معاشرے کی, کس سوسائٹی کی ہم مطلب یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. جب کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے کون سی نارمز اینڈ ویلیوز مجھے بتائیں آپ کی بات جائیں گی, یا کن نارمز اینڈ ویلیوز کی وہ بات کرے گا جب ایکویلٹی نہیں ہے یہاں پہ. جب وہ دیکھ رہا ہے کہ شرافیہ ملکی وہ کھائی جا رہی ہے, وہی پالیسی میکرز ہیں, وہی سارے کرتا دھرتا ہیں, ان کی بنائی ہوئی پالیسیز کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچی ہوئی ہے, اور ان کا جو معیار زندگی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا. جو یہاں پہ 3 قسم کا مطلب غریب لوگ ہیں, مڈل کلاس ہے اور جناب اپر کلاس ہے, یہ ختم ہوگی. غریب رہے کا بھی غریب تر ہو گیا. مطلب کہ یہاں پہ کس ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں نا, سوسائٹی. تو سب سے پہلے لوگوں کو ایک اچھا لنک سٹائل دیں, لوگوں کو ایک اچھی زندگی دیں, جو دنیا میں آپ کوئی بھی اس ٹائم ایشو جس کی آپ بات کر لیں نا, مجھے بتایا ڈیموکریسی کی بات کر لیں, لا اینڈ آرڈر کی بات کر لیں, آپ ہیلتھ کیئر کی بات کر لیں, ایجوکیشن جس کی بھی آپ بات کرتے ہیں اس کی بات کر لیں. دنیا بھر میں سکسیس ماڈل موجود ہے, ہماری نیبرنگ کنٹریز میں موجود ہے بھائی. تو کوئی ایک اڈاپٹ کر کے آگے چل رہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں, کوئی ہم نیا فارمولا کوئی سائنس کا ایجاد کرنا نہیں کرنا, ماڈلز موجود ہیں. صرف ایک آپ کو ایک ایماندار لیڈرشپ چاہیے, ایک سچا آدمی چاہیے جو بیٹھ کے سچا آدمی. آپ کا پوائنٹ آ گیا عادل نظامی صاحب, وقت تھوڑا سا کم ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, اور میں یہی بات آپ کے زبان سے سننا چاہ رہا تھا کہ لعنت اللہ الکاذبین, اللہ نے جھوٹے پر لعنت کی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل مختلف وزارتیں ہوں, عوام ہوں, کاروباری حضرات ہوں, ہر طرف جھوٹ کا جو ہے وہ کاروبار چل رہا ہے, اور یہ بیس ہے غالباً. وقت تھوڑا کم ہے. انیس ظفر صاحب آپ سے مختصراً اس پر چاہیں گے, کیا واقعی سماجی معاملات, معاشرتی معاملات ہمارے دیگر معاملات کو درست کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی تعلیم کو, اپنے جو گھروں میں تعلیم ہم دے چکے ہیں, جو جنریشن ہم ڈیولپ کر چکے ہیں, اس کو تبدیل, نسل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کی تربیت جو ہے وہ تعلیم سے ہوتی ہے. ہمارا تعلیمی نظام اس وقت بالکل ناکارہ ہو چکا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ بات صحیح ہے کہ لیڈرشپ کا ایک رول ہوتا ہے, انہوں نے اپنے طرز عمل سے یہ لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ وہ کیا معاشرے میں کیا ویلیوز لے کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ وہ ایک آدھ بندے کے ہونے سے وہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن تمام نظام کو درست کرنا ہوگا. ریاست کو اپنی ترجیحات طے کرنی ہوگی. ترجیحات میں جب لوگ پہلے نمبر پر ہوں گے تب ہی یہ سب کچھ سیدھا ہوگا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے لوگ, عوام ریاست کی ترجیح نہیں بنتے, ہم انہی دائروں میں گھومتے رہیں گے.
ٹھیک جناب، بہت بہت شکریہ انیق ظفر صاحب، عادل نظامی صاحب، ابراہیم بیگ صاحب، آپ تینوں کے وقت کا اور اپنی جو قیمتی رائے آپ نے عوام کے لیے دی ہے اس کا. لیکن بات ساری اتنی سی ہے کہ خدا ان قوموں کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے. مرزا احتشام اللہ کو اجازت، اللہ نگہبان.